मनोविज्ञान पढ़ना स्टार्ट किए थे, इसमें पहला आपने पढ़ा था आत्मा का अध्ययन। इसमें आपने देखा था पहले कौन आते हैं, अरस्तु। अरस्तु, और इसमें समर्थन कौन देते हैं, सुकरात, प्लेटो, डेकार्ट, गुइकिल और गैरिट। ये लोग क्या देते हैं, समर्थन देते हैं। ये लोगों ने क्या दिया था, समर्थन दिया था। बस इसमें इतना ही बता रहा हूं। फिर उसके बाद आपने क्या देखा था, मन मस्तिष्क। मन मस्तिष्क का सिद्धांत आपने पढ़ा था, और मन मस्तिष्क के सिद्धांत को किसने बताया था, पंपोनोजी ने। तो पंपोनोजी ने जो बताया था उसमें उसके समर्थन किसने किया था, याद करो, KLL ऐसा कुछ पढ़े थे। तो कांट, लाइबनिस और लॉक। लॉक, ये वाला नाम आपने पढ़ा था, नाम आपने ये पढ़ा था। इतना ही देख रहे हैं। अब देखो आगे क्या है, आत्मा का सिद्धांत खारिज हुआ, फिर कौन सा सिद्धांत गया, मन मस्तिष्क का सिद्धांत। अब यहां से जो है चौथा जो सिद्धांत है, सॉरी तीसरा जो है वो कौन सा है आपका, चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। और ये जो थ्योरी है ये प्रेजेंट कौन करते हैं, याद करो, नाम लिखे आप, विल्हेम वुंट, है ना। कई जगह इनको विलियम विलियम लिखा रहता है। विल्हेम वुंट। इसमें देखो किसका नाम याद रखना है, एक्चुअल में नाम विलियम है ना, यही नाम है एक्चुअल में, लेकिन बुक में आजकल ये नाम दे दिया जाता है, लेकिन सही नाम यही है। तो इसमें जो समर्थन करते हैं वो कौन है, समर्थन बहुत सारे लोगों ने किया है। इसमें आप विलियम जेम्स का नाम याद रखिएगा, जेम्स टिचनर, टिचनर, ये दो लोग का नाम अभी याद रखेगा, आगे और नाम आएंगे बताएंगे। ये दो नाम याद रखेगा। अब यहां पर जो कहानी है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। जो अब तक हमने पढ़ा है कि डायरेक्ट जो है हमारे सेंसस से जो भी इंफॉर्मेशन आता है, पहले आत्मा तक पढ़ा, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कहां तक, मन मस्तिष्क तक पढ़ा, फिर उसके बाद कहां तक, चेतना। अब वो चेतना वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज होगा। तो यहां पर देखो सबसे पहले इंफॉर्मेशन आएगा इंद्रियों से। इंद्रियों से हमें क्या मिलेगा, सेंस मिलेगा। कितनी इंद्रियां हमारी, 5। और ये इंद्रियों से जो भी पहली सूचना मिलेगी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन अकर फ्रॉम, प्रथम सूचना, इसको पर्टिकुलरली नाम दिया गया है क्या, संवेदना। सेंसेशन। तो जो भी हमें क्या मिलती है, सूचना मिलती है पहली इंद्रियों से, उसको क्या बोला गया है, सेंसेशन, या बोला जाता है क्या, संवेदना बोला जाता है। मतलब जैसे आपको हवा फील हो रहा है, तो ये फील होने वाला जो चीजें हैं ये आपके सेंसर से पता चला। तो ये जो जानकारी आप तक आ रही है कि आपको ठंड लग रही है या हवा लग रही है, ये तो ये क्या कहलाएगा आपका, सेंसेशन। फिर उसके बाद जो भी समझ आपके अंदर इसका विकसित होगा, जो भी समझ विकसित होगा उसको क्या बोलते हैं, ये जो नॉलेज है, नॉलेज है, इसी नॉलेज को बोला गया है चेतना, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस। अब इस चीज को समझिएगा, आप लगातार बैठे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा कि आपकी एनर्जी जो हो रही है कम हो रही है। आपकी एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो एनर्जी कम होना मतलब क्या है, ये आपकी इंद्रियों से आपको पता चल रहा है। आपको लगेगा कि आप जितना काम कर पा रहे उतना काम नहीं कर पा रहे, तो ये एनर्जी कम हो रही है। तो ये एनर्जी कम जो हो रही है, इससे क्या समझ विकसित होगा, आपको पता चलेगा कि आपको क्या लग रहा है, भूख लग रहा है। क्या लग रहा है, भूख लग रहा है। तो चेतना हमें बताएगा कि आपको क्या फील हो रहा है। इसी को लेकर इन्होंने प्रैक्टिकल किया। तो अभी तक मनोविज्ञान में प्रैक्टिकल नहीं हुआ था, लेकिन पहली बार क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा, प्रयोग होगा। पहले मैं लिखवा दे रहा हूं, फिर उसके बाद लिखिएगा ना।
पहली बार क्या हुआ, प्रयोग हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ। पहली बार एक्सपेरिमेंट हुआ कब हुआ, 1879। कहां हुआ, जर्मनी। जर्मनी में, तो जर्मनी में कहा, लिप्जिंग। लिप्जिंग विश्वविद्यालय, लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में, जिसको आज बोलते हैं क्या, कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी बोलते हैं, कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी बोलते हैं आज। अब ये जो प्रैक्टिकल करते हैं वो किस पर करते हैं, टीनेजर्स पर करते हैं। क्या करते हैं, टीनेजर्स पर करते हैं, किशोर किशोरियों पर करते हैं। पर किशोर किशोरियों पर करते हैं। अब होता क्या था कि कोई भी प्रकार की एक्टिविटी कराई जाती थी किसी बच्चे को, टीनेजर मतलब 12 से 18 साल के बच्चों पर यह प्रैक्टिकल किया गया। क्या करवाया जाता था, उनको कोई भी एक्टिविटी कराई जा रही है, या तो फिर खेल खिलाया जा रहा है, या दौड़ना भागना कराया जा रहा है, या तो कैरम खिलाया जा रहा है, या तो पढ़ाया जा रहा है। तो जो भी वो एक्टिविटी होगी तो उससे प्रश्न पूछा जाएगा। क्या करते थे, प्रश्न पूछते थे बच्चों से कि क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, या आपको क्या या कैसा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता था। तो इससे क्या होता था, बच्चा बताता था भूख लग रहा है, प्यास लग रही है, सर दर्द कर रहा है। तो ये जो उनका आंसर था ये बताता था कि उसको क्या फील हो रहा है, क्योंकि भाई अंदर देख के तो बता नहीं सकते थे। जैसे मैं आपको देख के बता सकता हूँ क्या भूख लग रही है, नहीं। जैसे स्कूल में आपको भूख लग रही है, लेकिन कोई देख के बता नहीं सकता कि आप चलते हुए क्लास में टिफिन खोल के खा रहे हो, तो आपके दोस्त को बस पता चलेगा भूख लग रहा था इसलिए खा रहा है, बाकी किसी और को पता चलेगा क्या, नहीं। तो यहाँ पर भी नहीं चलता, लेकिन यहाँ पर क्या किया जाता था, पूछा जाता था आपको क्या लग रहा है। तो इसमें पूछा जाता था, इसी कारण इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, अंतर्दर्शन। अंतर्दर्शन, इंट्रोस्पेक्शन मेथड के नाम से इसको जाना जाता था। इतना लिखिएगा, कहीं कोई डाउट तो नहीं है, ये कैसे बना इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। पहली सूचना को क्या बोला जाता है, संवेदना। इससे समझ विकसित होगी, उसको क्या बोलेंगे, चेतना। फिर प्रयोग, इसी को लेकर क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ। कहाँ, ये डेट भी याद रखना है, स्थान पूरा याद रखना है, जर्मनी 1879, लिप्जिंग। और कहां पर हुआ है, किस पर हुआ है, टीनेजर्स पर, किशोर किशोरियों पर हुआ है। और क्या देखते हैं, क्या पूछा जाता था, प्रश्न पूछा जाता था इनसे कि आपको क्या फील हो रहा है करके। तो ये बच्चे अपने से होके बताते थे कि उनको क्या लग रहा है। समझ में आया।
हुआ कंप्लीट? हुआ यहां तक? अगले पॉइंट की ओर देखते हैं। अगला पॉइंट याद रखिएगा, अभी तक क्या है, दर्शन शास्त्र, मतलब नोट या फैक्ट करके याद रखिएगा। पहला जो दर्शन शास्त्र है, फिलॉसफी है, वहां से एक नया सब्जेक्ट बना, नया विषय 1880 में। किसके बाद? इस प्रयोग के बाद। और वो विषय बनता है कौन सा? मनोविज्ञान। तो अभी तक इसको एक पार्ट के रूप में पढ़ा जाता था, किसके? दर्शन शास्त्र से। लेकिन एक नया विषय के रूप में कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1880 में, 1880 में। दूसरा याद रखिएगा, मनोविज्ञान के जनक या मनोविज्ञान को लेकर दो कथन, स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा। अगर ये बोला गया है मनोविज्ञान के जनक कौन है, जनक, फादर ऑफ साइकोलॉजी, फादर ऑफ साइकोलॉजी किनको बोलते हैं? अरस्तु को बोलते हैं, अरस्तु। और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। तो फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कौन है? तो एक तो याद रखिएगा विल्हेम वुंड, पहला। अगर ये ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं तो सेकंड। अगर ये नहीं है तो विलियम जेम्स, विलियम जेम्स। ये दो पॉइंट याद रखिएगा। अब इसके भी क्रिटिसिज्म हुआ। चेतना का जो विज्ञान है, विज्ञान, इसकी भी क्या हुई? आलोचना। इसको भी क्रिटिसाइज किया गया। अब इसको कैसे क्रिटिसाइज किया गया? सेम चीज, पहले क्या चेतना दिखाई देता है क्या? क्या विजिबल है क्या? नहीं, नहीं है विजिबल। दूसरा, कोई आकार आकृति है क्या? कोई शेप भी नहीं है, तो इस कारण ये भी असफल। तीसरा, क्या जो प्रयोग हुआ क्या सभी पर हो पाया क्या? एक्सपेरिमेंट जो हुआ वो सभी पर नहीं हुआ, तो कैसे आप मानव अध्ययन कर सकते हो? सभी पर नहीं हुआ तो आप मानव अध्ययन तो नहीं कर सकते इससे। और तो और इसमें आप गलत जानकारी भी दे सकते हो। जैसे आप अगर मान लो बच्चों से एक्टिविटी करा रहे हो और एक्टिविटी कराने के बाद बच्चों से पूछ रहे हो आपको कैसा लग रहा है,
तो बच्चा गलत जानकारी भी दे सकता था। जैसे याद करो, स्कूल जाने वाले दिनों में सुबह सुबह जब हमको उठाया जाता था और नहीं जाना होता था, क्या बोलते थे फिर? सर दर्द दे रहा है, पेट दर्द दे रहा है ना। तो कई सारा बहाना मारते थे, तो वो क्या है, गलत जानकारी दे रहे हैं ना। तो इसको ना नॉन साइंटिफिक मेथड भी बोला जाता है, अवैज्ञानिक विधि भी बाद में बोला गया, तो अभी लिखने की जरूरत नहीं है, वो आगे वाले टॉपिक में लिखेंगे। तो यहां पर क्या हुआ, इसकी आलोचना हुई। इसके साथ साथ और देखा गया, दो साइकोलॉजिस्ट और हैं, विलियम मैकडूगल और सिगमंड फ्राइड, उन्होंने भी इसकी आलोचना की थी, वो भी देखते हैं। फिर इसको नोट करिएगा, फिर आगे देखेंगे। हो गया ना, आगे देखिएगा। एक तरफ मैं मैकडूगल का नाम लिख रहा हूं, विलियम मैकडूगल, तो विलियम मैकडूगल ने दो किताबें लिखी हैं, दोनों किताबों में कुछ बेसिक चीजें बताई गई हैं। फर्स्ट बताया गया है क्या, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नामक बुक, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। दूसरा बुक बताया गया है कौन सा, अन इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। अन इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। तो इन किताबों में तीन चीजें याद रखिएगा। सबसे पहले व्यवहार शब्द का उल्लेख किया गया, प्रयोग, मतलब व्यवहार ऐसा नहीं था कि व्यवहार शब्द पहली बार यहीं पर इंट्रोड्यूस हुआ है, ऐसा नहीं है। साइकोलॉजी में पहली बार इंट्रोड्यूस कब किया गया है, किसने किया है, तो विलियम मैकडूगल ने किया है। साइकोलॉजी में बिहेवियर शब्द को पहली बार इस्तेमाल किसने किया है, तो मैकडूगल ने किया है, बिहेवियर। फिर उसके बाद देखते हैं 14 मूल प्रवृत्ति की बात करेंगे। 14 मूल प्रवृत्ति, तो ये 14 मूल प्रवृत्ति है जिसको हम बोलते हैं बेसिक नेचर या बेसिक इंस्टिंक्ट। बेसिक इंस्टिंक्ट, तो बेसिक इंस्टिंक्ट का मतलब ये है, जैसे आपको डर लग रहा है तो आप भागोगे, है ना, भूख लग रहा है तो आप खाना खाओगे, तो ये क्या है, आपका बेसिक नेचर है। वो कितने टाइप के होते हैं, 14 टाइप के होते हैं, किसने बताया, मैकडूगल ने। और लास्ट इन्होंने बोला चेतना का विरोध किया था, क्रिटिसाइज कॉन्शसनेस। कॉन्शसनेस कहीं कहीं तो लिखा हुआ है बुरा शब्द बताया था, एक्चुअल में चेतना नाम का कोई चीज ही नहीं होता, केवल अगर होता है तो व्यवहार, ये इन्होंने बोला था। और व्यवहार जो है डिपेंड करता है उसके ऑब्जेक्टिव पर, उद्देश्य पर, ये बोला था किसने, मैकडूगल ने। तो आप ये याद रखिएगा कि अपनी किताब में आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी और इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी में किसका विरोध किया था इन्होंने, चेतना का। फिर इसके अलावा आपको याद रखना है क्या, सिगमंड फ्राइड, सिगमंड फ्राइड ये कौन है, तो याद रखिएगा, और मतलब एक मनोचिकित्सक है, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक। कहाँ काम करते हैं, तो लिखिएगा ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, वियना इनका कैपिटल। वहां पर एक असाइलम, असाइलम मतलब क्या, पागल खाना में काम करते हैं। उस पागल खाने में जब काम करने के दौरान इनको एक
केस मिला रहता है। केस का मतलब यह है कि किसी पागल पर उनको शोध करना रहता है, रिसर्च करना रहता है। तो अपने पेशेंट को देख रहे होते हैं, तो पेशेंट का जो बिहेवियर रहता है बड़ा अनयूजुअल रहता है, बाकी पेशेंट के जैसा नहीं है। वो क्या करता था, मस्त सुबह उठकर नहा धो के पेपर वेपर पढ़ते रहते थे, चाय वाय मांगते थे, सबसे बातचीत करते थे। लेकिन जहां पर उनके उनके सामने कोई आवाज आ गई या कोई चीज गिर गया, तो उससे क्या होते थे, थोड़े से अब नॉर्मल हो जाते थे, बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाते थे। तो उसी पर वो शोध कर रहे होते थे। तो एक दिन क्या होता है कि जो सिगमंड फ्राइड है उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, और उसी क्वेश्चन में रहता है क्या, एक ऐसा क्वेश्चन कि उसमें लिखा रहता है कि आप पागल कैसे हो गए। तो उसका आंसर क्या रहता है एग्जैक्ट ना, कि मैं पागल नहीं हूं, बस मेरा दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, ये लाइन याद रखना, पागल नहीं हूं, बस मेरा क्या है, दिमाग खराब हो जाता है। तो ये लाइन कहीं सुने आप बॉलीवुड के गाने में, पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। तो बॉलीवुड वाले ऐसे ही लाइन को उठाकर गाना बनाते। तो सेम यहाँ पर वो जो लाइन है वो यहाँ से इंस्पायर्ड था। तो ये ऑस्ट्रिया, मतलब मनोचिकित्सक है, ऑस्ट्रिया वियना में इनका प्रैक्टिस चल रहा है। और ये क्या करते हैं फिर, इन्होंने क्या सोचा, जो चेतना है वो एक्चुअल में एक चीज नहीं है। जो चेतना है इसको इन्होंने किसके साथ जोड़ा, मन के साथ। किसके साथ जोड़ा, मन के साथ। मन का मतलब यहां पर किससे है, मस्तिष्क से है। जो हमारा कॉन्सियसनेस है एक्चुअल में वो ब्रेन के साथ मर्ज है, हमारे नॉलेज के साथ। और वो एक्चुअल में क्या है, कई पार्ट में डिवाइडेड है, कई पार्ट में डिवाइड है। अब कई पार्ट में मतलब आपने ये सुना होगा अनकॉन्शियस माइंड, सुने है ना। अनकॉन्शियस माइंड, फिर आता है क्या, अर्ध चेतन मन, अर्ध या अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, और लास्ट इन्होंने बताया क्या, चेतन मन। कॉन्शियस माइंड क्या बताते हैं, कॉन्शियस माइंड बताते हैं। तो अब इन्होंने बोला कि पर्सन जो है, जिस जो मेरा सब्जेक्ट है वो कभी भी बोलना नहीं सीख छोड़ रहा है। जैसा अगर कोई आ रहा है उसको पता है ये सामने वाला डॉक्टर है, उससे कैसे बिहेव करना है ये उसको पता है, कैसे किससे क्या बात करना है, न्यूज़पेपर क्या पढ़ना है, वो सब कुछ उसको नॉलेज में था। तो उसने ये सोचा कि अगर ये पागल होता तो अपने ब्रेन को कहाँ इस्तेमाल कर पाता, नहीं कर पाता, कैसे ये इतना परफेक्ट है। तो इन्होंने क्या सोचा, ये जो हम ब्रेन बोल रहे हैं या चेतना बोल रहे हैं एक्चुअल में उसके कई पार्ट हैं, कई पार्ट। तो उसने बोला चेतन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन और चेतन मन। तो अब बाकी जितने भी चेतना के सिद्धांत पर जो रिसर्च कर रहे थे उनसे इन्होंने पूछा कि आप बताओ कि आप चेतना के कौन से वाले पार्ट पे अध्ययन कर रहे हो, अचेतन, अवचेतन या चेतन मन पे। तो अभी तक तो कोई यहां पर सोचा भी नहीं था कि ऐसे भी हो सकता है। तो यहीं पर जो लोग थे वो समझ गए कि हम लोग जो कर रहे हैं वो गलत। लेकिन दो तीन साइकोलॉजिस्ट थे वो चेतना पर ही अध्ययन करते रहे। लेकिन यहां पर क्या हो गया, विरोध समझ में आ गया कि अब चेतना तक तो नहीं सीमित रहा जा सकता, अब कोई ना कोई दूसरा एलिमेंट चाहिए। और वो दूसरा एलिमेंट क्या बना फिर, व्यवहार। तो चार जो हमने पढ़े, तो आत्मा नहीं चला, मन मस्तिष्क खत्म, अब क्या हो गया, चेतना भी हटा दिया जाएगा, क्या बचेगा, केवल व्यवहार। यहां तक नोट करिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
हुआ कंप्लीट? हुआ? आगे बता रहे हैं। अब फोर्थ पॉइंट आएगा क्या? व्यवहार का विज्ञान, साइंस ऑफ बिहेवियर। साइंस ऑफ बिहेवियर, तो साइंस ऑफ बिहेवियर को कौन लेकर आते हैं? वाटसन। यही तो कहलाते हैं ना व्यवहारवाद के जनक। व्यवहारवाद के जनक ये है, लेकिन व्यवहार शब्द को सबसे पहले किसने लेकर आया मनोविज्ञान में? मैकडूगल लेकर आए थे। कौन लेकर आए? मैकडूगल। मैकडूगल। तो इसमें देखिएगा इसके समर्थन में कौन है? समर्थन, समर्थन में याद रखिएगा, सबसे पहले याद रखिए नाम स्किनर, बाद में से थॉर्नडाइक भी जुड़ेंगे। स्किनर, पावलाव और हल, और हल। तो इनके नाम आपको एक साथ याद रखने हैं ना। जैसे जितने भी नाम मैंने आपको बताए हैं अभी, वो नाम याद करने हैं। जैसे स्किनर, आगे चलकर जब इनका संप्रदाय बनेगा तो इसमें थॉर्नडाइक भी जुड़ेंगे। फिर आप अधिगम जब चैप्टर पढ़ते हो तो इन सब का प्रैक्टिकल एक साथ है। जैसे थॉर्नडाइक बिल्ली पर प्रैक्टिकल करते हैं, स्किनर चूहे पर, पावलाव कुत्ते पर करते हैं, तो ये सब याद रखना है। तो ये सब एक साथ है, ये सब व्यवहारवादी मनोविज्ञानी है। अब इनके कॉन्सेप्ट में क्या होगा, थोड़ा सा चेंजेस आएगा। क्या बोलते हैं ये कि इंद्रियों से सूचना मिलती है, इंद्रियों से सूचना मिलती है। प्रथम सूचना क्या कहलाती है? क्या था? संवेदना। फर्स्ट जो नॉलेज रहेगा, प्रथम सूचना, प्रथम सूचना, सेंसेशन। और इसी से एक समझ विकसित होगा। इसी समझ को आप क्या बोल रहे थे अभी? चेतना, कॉन्सियसनेस। और फिर इससे चेतना के कार्य को समझना है। चेतना के कार्य, इसी चेतना को कार्य को मानसिक प्रक्रिया भी बोलते हैं, मेंटल प्रोसेस। मेंटल प्रोसेस, वर्क ऑफ कॉन्सियसनेस। एक मिनट, कहीं बैठा तो नहीं। ठीक है, लिखिएगा, मैं बता रहा हूँ। इतना लिखिए। वर्क
ऑफ कॉन्सियसनेस। अब इसके बाद आएगा क्या? व्यवहार। बिहेवियर। अब समझिएगा क्या है, इसको एक बार समझ जाओ फिर लिखने दूंगा मैं। यहां पर क्या है कि सबसे पहले आपने क्या देखा कि आपको इंफॉर्मेशन मिला कि आपकी एनर्जी जो हो रही है वो कम हो रही है, आपकी एनर्जी कम हो रही है। तो आपको क्या समझ आएगा इससे, कि आपको क्या लग रहा है? भूख। यहां तक तो ठीक, क्या लग रहा है ये पता चल गया। लेकिन इसको कैसे दूर किया जाएगा, क्या चाहिए इसके लिए? अब क्या चाहिए, कैसे दूर कर सकते हैं उसको? खाने से, है ना। मतलब आप अपने दिमाग में किसके बारे में सोचोगे? अरे यार भूख लगी है, क्या करना पड़ेगा? कुछ खाना पड़ेगा। मतलब भोजन के बारे में सोचोगे आप, आपके मानसिक चिंतन में क्या आएगा? आप खाने के बारे में सोचने लगोगे। अब केवल खाने से भूख खत्म हो जाए, सोचने से भूख खत्म हो जाए क्या? नहीं, क्या करना पड़ेगा? इसको भोजन करना पड़ेगा। यहां भोजन के विषय में विचार करना आएगा। केवल आप सोच रहे हो, थिंक कर रहे हो, और यहां पर भोजन करोगे। तो ये है, यहां तक आपने केवल भूख के बारे में समझा। चेतना फिर क्या करेगा, इससे कैसे टैकल कर सकते हैं उसके बारे में सोचोगे, तो वो चेतना का कार्य। फिर अब भाई टैकल करना कैसे है वो तो समझ में आ गया, लेकिन आप करना क्या पड़ेगा? खाना पड़ेगा। तो ये आपको सबको दिखाई देगा। जैसे आपको भूख लगेगी, आप खाना खाने के बारे में सोचोगे, ये किसी को पता चलेगा क्या? नहीं। लेकिन ये पता चलेगा आप जब भोजन करते रहोगे, तब में कोई भी देखेगा और ये बता देगा कि आपको क्या लगा था? भूख लगा था, और क्या कर रहे हो आप? खाना खा रहे हो। तो ये सबके बिहेवियर में नजर आएगा, सब बाहर से देख सकते हैं इसको। बाकी ये दोनों क्या थे, इसको देख सकते थे क्या? नहीं। तो चेतना का अध्ययन करने वाले जाकर अपना आगे ग्रुप बनाते हैं, तो उनको बोलते हैं संरचनावाद। किस नाम से जानेंगे? संरचनावाद, जो इस पर रिसर्च कर रहे थे। फिर एक ग्रुप और बनेगा, जो क्या बोलेंगे? हम चेतना के कार्य का अध्ययन करेंगे, और वो अपने आप को क्या बोलेंगे? प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म। नाम लिखे थे स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद जो व्यवहार पर, केवल और केवल व्यवहार पर अध्ययन करना चाहेंगे, वो अपने आप को क्या बोलेंगे? व्यवहारवादी। और बोलेंगे क्या कि नहीं, हमको आंतरिक और बाह्य दोनों पक्ष का अध्ययन करना है, तो वो अपने आप को बोलेंगे क्या? गेस्टाल्ट, गेस्टाल्टवाद। तो गेस्टाल्टिज्म आपने सुना होगा। गेस्टाल्ट वर्ड का मीनिंग ये होता है पूर्ण, संपूर्ण या समग्र। तो समग्र का मतलब यह है आंतरिक और बाह्य पक्ष दोनों का साथ में अध्ययन करना। तो अभी तक कहां पर पहुंचे हम लोग? व्यवहार शब्द तक। और व्यवहार क्या होगा? सबको दिखेगा। तो यहां पर प्रैक्टिकल हुआ, यहां पर प्रयोग कब होता है? 1912 में स्टार्ट होकर 13 तक चलेगा। कहां? अमेरिका में। अमेरिका का एक यूनिवर्सिटी है कोलंबिया। कोलंबिया, कोलंबिया विश्वविद्यालय, यहां पर हुआ। इसके बाद देखते हैं सभी आयु वर्ग के लोगों पर हुआ ये। और सभी आयु वर्ग के लोगों पर हुआ क्योंकि बाह्य दर्शन पर आधारित है। बाह्य गतिविधि पर आधारित है। बाह्य गतिविधि पर आधारित है। इस कारण इसको क्या बोला गया? बहिर्दर्शन बोला गया है। क्योंकि ये दिख रहा है ना, क्योंकि ये बाहर से दिख रहा है, इस कारण इसको एक्सट्रोस्पेक्शन बोला गया है। नोट करिएगा।
हुआ कंप्लीट? लिखेगा ना? हुआ? बढ़े आगे? फिर देखो इसी पे और रिसर्च करने के बाद वॉटसन की दो किताबें हैं। एक है व्यवहार मनोविज्ञान की तुलनात्मक अवधारणा, कंपैरेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी, बिहेवियर अ कंपैरेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी, और ये है एक व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म, पूर्णता व्यवहार पर आधारित बुक। आधारित पुस्तक। और एक स्टेटमेंट भी बताया गया है। स्टेटमेंट है किसका? स्किनर का। किसके लिए? तो वॉटसन के लिए। वॉटसन 20वीं शताब्दी के चमकते सितारे हैं। वॉटसन इज अ शाइनिंग स्टार ऑफ 20th सेंचुरी। तो ये लाइन किसने बोला है? स्किनर ने बोला है। किसको बोला है 20वीं शताब्दी का चमकता सितारा? वॉटसन को बोला है। इसको नोट करिएगा। हुआ कंप्लीट? वॉटसन 20वीं शताब्दी के चमकते सितारे हैं। बढ़े आगे? फिर देखिएगा, अभी तक आप जो देख रहे थे उसमें और आगे बढ़ाते हैं कहानी को। तो जो आपने मनोविज्ञान देखा है, साइकोलॉजी, एक आपने देखा ऐतिहासिक वाला पार्ट, इतिहास वाला, और एक देखना है क्या आपको? संप्रदाय। क्या देखना है? संप्रदाय। तो जो इतिहास वाला जो पार्ट है, इसको आप दो और कैटेगरी में बांट सकते हो। दो और कैटेगरी में बोलने का मतलब है कि दो टाइम पीरियड में और बांट सकते हो। प्री साइंटिफिक एरा एंड साइंटिफिक एरा, पूर्व वैज्ञानिक काल, पूर्व वैज्ञानिक काल और वैज्ञानिक काल।
पूर्व वैज्ञानिक काल एंड वैज्ञानिक काल। तो पूर्व वैज्ञानिक साइंटिफिक एरा और प्री साइंटिफिक एरा। तो प्री साइंटिफिक एरा मींस क्या होगा, जब कोई भी प्रैक्टिकल यहाँ पर परफॉर्म नहीं किया गया था, कोई भी प्रयोग नहीं किया गया था, तो वो क्या होगा, प्री साइंटिफिक एरा। तो जैसे आत्मा वाले कॉन्सेप्ट में किया गया था क्या कोई प्रैक्टिकल, ना ही मन मस्तिष्क में किया गया था। कल कोई प्रैक्टिकल देखे थे क्या इसमें, नहीं। लेकिन आज आपने देखा है कि ये दोनों कॉन्सेप्ट में क्या बताया गया था, थर्ड और फोर्थ में प्रैक्टिकल हुआ था, दोनों में प्रैक्टिकल हुआ। अब आगे देखते हैं क्या, इसी पे आधारित एक क्या है, स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट किसका, कथन है वुडवर्थ का, मनोविज्ञान के इतिहास पर। मनोविज्ञान के इतिहास पर इनका एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में क्या बोलते हैं, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा, फिर मन और अंत में चेतना का त्याग किया। अब केवल व्यवहार बाकी है। अब केवल क्या बाकी है, व्यवहार बाकी है। अब केवल व्यवहार बाकी, मतलब क्या बचा, सबसे पहले आपने क्या देखा था इसमें, आत्मा माना गया, आत्मा खत्म हुआ, फिर मन मस्तिष्क माना गया, वो भी खत्म हुआ, चेतना भी खत्म, क्या बाकी है अब, केवल व्यवहार। तो ये जो स्टेटमेंट है वो किसका है, वुडवर्थ का है। फिर मैंने बताया था कि संप्रदाय, जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी वो कैसे बनेगा, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में कुछ लोग बोलेंगे नहीं, केवल अब केवल किसका अध्ययन करेंगे हम, चेतना का अध्ययन करेंगे। तो चेतना या कॉन्शसनेस को जो स्टडी करना चाहते थे वो अपने आप को क्या बोलेंगे, संरचनावादी बोलेंगे, संरचनावाद। जो बोलेंगे नहीं हम तो चेतना के कार्य का अध्ययन करेंगे, तो वो अपने आप को क्या बोलेंगे फिर, प्रकार्य या कार्यवाद, फंक्शनलिज्म। कोई बोलेंगे कि नहीं हमें चेतना और व्यवहार दोनों को मानना है, चेतना और व्यवहार दोनों को मानना है, तो वो अपने आप को क्या बोलेंगे, गेस्टाल्ट। अब क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो ग्रुप है वो कहाँ बना, जर्मनी में, और जर्मन भाषा में गेस्टाल्ट का मतलब ही क्या होता है, संपूर्ण या समग्र। तो इसको वो भी बोलते हैं ना, संपूर्णवाद या समग्रवाद के नाम से भी जाना जाता है। और जिन्होंने कहा नहीं केवल और केवल व्यवहार ही होता है और कुछ नहीं होता, तो वो अपने आप को क्या बोलेंगे, व्यवहारवाद के नाम से जानेंगे, बिहेवियरिज्म। तो ऐसे करके कुछ और संप्रदाय भी बनेंगे। तो ये चीज समझ में आया कैसे संप्रदाय की स्थापना होगी, जो लोग जिसको मेन मानेंगे उस पर स्टडी करेंगे, उसका ग्रुप बनेगा, तो वो लोग अपना संप्रदाय बनाएंगे। नोट करिएगा। समग्र या संपूर्णवाद, कंप्लीट या टोटलिटी। कल के क्लास में हम लोग का जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो क्या पढ़ेंगे हम, संप्रदाय। तो 8-9 संप्रदाय हैं, उन 8-9 संप्रदाय को पढ़ेंगे। ये पूरे आपके साइकोलॉजी या बाल विकास वाले जो जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे उसका बेस रहेगा ना, क्योंकि बार बार ये सारे साइकोलॉजिस्ट आएंगे, जैसे कि विलियम वुंड का कॉन्सेप्ट आएगा, वॉटसन का कॉन्सेप्ट आएगा, मनोविश्लेषणवाद पढ़ोगे आप लोग सिगमंड फ्राइड का, उनके कॉन्सेप्ट आएंगे। इसके अलावा जो है जो अब्राहम मैस्लो है ना, हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी, उनका कॉन्सेप्ट पूरा आते जाएगा, तो वो सब कुछ पढ़ना रहेगा। समझ में आया, कल के क्लास में स्टार्ट करेंगे आगे।